अब मैं लामा था, प्रथम श्रेणी का नागरिक, भद्र पुरुषों में से एक। ये सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन इसमें कुछ दोष भी थे। मुझे पुजारी के व्यवहार से संबंधित 32 कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था, जो मुझे काफी भयभीत और दुखी करने वाले होते थे। मैंने देखा कि कुल मिलाकर कि ये 253 थे और चाकपुरी में विद्वान लामा इन नियमों से किसी को भी नहीं तोड़ते थे। मुझे लगा कि दुनिया में बहुत कुछ सीखने को है। मैंने सोचा मेरा सिर फट जाएगा, परंतु छत पर बैठना और दलाई लामा को छत के ठीक नीचे नेब्रूलिंगा या ज्वेल पार्क में आते हुए देखना अच्छा लग रहा था। मुझे छिपे हुए रहना था ताकि मैं अनमोल को देख सकूं, क्योंकि कोई भी आदमी उनको नीचे नहीं देख सकता था। काम हमारे पास बहुत अधिक था, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति के साथ साथ हमको आनंद बहुत मिलता था। ये क्षतिपूर्ति लामा मिंग्या डोंडीप जैसे आदमी के साथ जुड़ना न केवल संपूर्ण बल्कि कुछ अधिक ही उपंती हुई थी। आदमी जिसका एकमात्र विचार था शांति और परोपकार, इतनी हरी और सुंदर घाटी और इसके लोगों को देखना भी, जो इसके पेड़ पौधों को तैयार करते थे, पहाड़ियों के बीच से बहते हुए नीले पानी को देखना, चमकती हुई समाधियों को देखना, चित्ताकर्षक लामा मठों को देखना और चट्टानों के बीच उठे हुए दुर्गम भाग पर साधुओं के बसेरों को देखना वेतन के रूप में था। और मंदिरों के आस पड़ोस में फैले हुए सुपरिचित सुगंध के धुएं, ये चीजें हमारे जीवन का भाग थी। जीवन जो जीने लायक था। तंगी, हाँ ये बहुत थी, लेकिन इनका मूल्य था। किसी भी समाज में थोड़े से समझदार, थोड़े से विश्वस्त होते हैं, परंतु वास्तव में चाकपुरी में ये वास्तव में बहुत कम मात्रा में थे। सप्ताह के सप्ताह उड़ते चले गए। बहुत कुछ करने को था, बहुत कुछ सीखने को था और बहुत कुछ योजना बनाने को था। अब मैं रहस्य के मामले में काफी गहराई तक जा सकता था और विशेष प्रशिक्षण पा सकता था। अगस्त के शुरू में एक दिन मेरे शिक्षक ने कहा, इस साल हम जड़ी बूटी इकट्ठे करने वालों के साथ जाएंगे। तुमको जड़ी बूटियों का उनकी प्राकृतिक अवस्था में बहुत उपयोगी ज्ञान प्राप्त करना होगा और हम तुम्हें वास्तविक पतंग उड़ाने से परिचित कराएंगे। 2 हफ्ते के लिए हर आदमी व्यस्त था। चमड़े के नए थैले बनाए जाने थे और पुरानों को साफ करना था। टेंट का निरीक्षण करके मरम्मत करनी थी और पशुओं को ये देखने के लिए कि वे इतनी लंबी यात्रा करने के लिए समर्थ हैं अथवा नहीं, सावधानी से जांचना था। हमारा दल लगभग 200 भिक्षुओं का था और हमें अपना आधार शिविर ट्रा येरपा के पुराने लामा मठ पर बनाना था और दलों को हर दिन आस पड़ोस में जड़ी बूटियों की खोज में भेजना था। अगस्त के अंत में हमने बहुत शोरगुल और चीख पुकार के साथ यात्रा शुरू की। जो पीछे रहने वाले थे वे उनसे ईर्ष्या करते हुए जो छुट्टियों और साहसी यात्रा पर जा रहे थे, दीवारों के पास इकट्ठे हो गए। अब मैं लामा की हैसियत से सफेद घोड़े के ऊपर चढ़ा। हम में से कुछ न्यूनतम औजार लेकर चलने के लिए दबाव डाल रहे थे ताकि वे ट्रा येरपा पर दूसरों के वहां पहुंचने से पहले कुछ दिन गुजार सके। हमारे घोड़े प्रतिदिन 15 से 20 मील चलते थे, परंतु याक बामुश्किल एक दिन में 8 से 10 मील अधिक नहीं चल पाते थे। हमारे पास सामान कम था क्योंकि हमने जल्दी पहुंचने को प्राथमिकता देते हुए कम से कम उपकरण लिए थे। याकों का काफिला जो धीमे धीमे हमारे पीछे चल रहा था, उनमें से प्रत्येक पशु के ऊपर सामान्य लादे जाने वाले 170 पाउंड का भार था। हम में से 27 लोग जो आगे चलने वाला दल था, लामा सेरी पर कुछ दिन बाद प्रसन्नता के साथ पहुंचा। सड़क बहुत खराब थी और मैं
घुड़सवारी का कतई शौकीन नहीं था। हम पहाड़ी के ऊपर की तरफ को पहुंचते हुए दिखाई दिए और जो भिक्षु वहां स्थायी रूप से रहते थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत अधिक मात्रा में मक्खन वाली चाय, रसम्पा और साग सब्जी बनाई। उनका ये कार्य पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं था। वे लहासा के सभी समाचार जानने के लिए और परंपरागत उपहार जो हम उनके लिए लाए थे, उनको प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। मंदिर के भवन की सपाट छत पर रखी गई अंगीठियां सुगंधित धुएं के घने बादल हवा में उठा रही थी। हम यात्रा समाप्ति के साथ नए उत्साह के साथ आंगन की तरफ बढ़े। यहाँ अधिकांश दूसरे लामाओं को उनके पुराने मित्र मिले। हर आदमी लामा मिंग्या डोंडिप को जानता हुआ दिखा। वह स्वागत करने वाली भीड़ में घूमने के कारण मेरी नजर से ओझल हो गए और मैंने सोचा कि एक बार फिर से पूरी दुनिया में मैं अकेला रह गया। केवल कुछ मिनट के बाद ही मैंने सुना, लोब्सांग, लोब्सांग, तुम कहाँ हो? मैंने जल्दी ही उत्तर दिया और मैं कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है। भीड़ ने मुझे अपने से मिला लिया। मेरे शिक्षक एक बूढ़े से एबट से बात कर रहे थे। वह मुड़ा और उसने कहा, अच्छा ये है? अच्छा अच्छा, और इतना जवान भी है। मेरे विचार का प्रमुख विषय अभी भी सामान्यतः की तरह खाना ही था और बिना समय गवाए हर आदमी रसोई घर की दिशा में चलता जा रहा था, जहां हम बैठे और शांति से खाना खाया, मानो अभी भी हम चाकपोरी में हो। इस बारे में कि क्या चाकपोरी ट्रायेरपा की शाखा है अथवा कोई दूसरा तरीका है, कुछ संदेह था। निश्चित रूप से दोनों लामा मठ तिब्बत में सबसे पुराने मठों में से थे। ट्रायेरपा अपने कुछ वास्तविक मूल्यवान पांडुलिपियों, जो जड़ी बूटियों के इलाज से संबंधित थे, के लिए मशहूर थी और मैं उन्हें पढ़ने के लिए सक्षम होने वाला था और तमाम नोट्स जो मैं बनाना चाहता था बना सकता था। चैंगतांग के ऊंचे इलाके के पहले अभियान की उन 10 लोगों के द्वारा लिखी गई रिपोर्ट, जिन्होंने ये भयंकर यात्रा की थी, भी वहां थी। परंतु मेरे लिए अभी भी सबसे अधिक दिलचस्पी की बात थी मेरे समीप की समतल भूमि पठार था, जहां पर हम अपनी पतंग को उड़ाने वाले थे। यहाँ की जगह अनदेखी अनजानी थी। लगातार चढ़ती हुई जमीन पर निकली हुई पहाड़ की चोटियां मेज जैसे सपाट भूमि, जैसे कि छत पर लगा हुआ बाग, चोटियों के निचले सिरे से निकलकर चौड़ी सीढ़ियों की तरह ऊंचे और ऊंचे चढ़ते जाते। इनमें से कुछ निचली सीढ़ियां जड़ी बूटियों से संपन्न थी। यहाँ पर पाए जाने वाले मॉस में स्फेग्नम की तुलना में बहुत अधिक अवशोषण क्षमता थी। एक छोटे पौधे में, जिसमें पीले बेर लगते थे, आश्चर्यजनक दर्द निवारक गुण होते हैं। भिक्षु और लड़के इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते और उन्हें सुखाने के लिए बाहर डाल देते। मैं लामा के रूप में उनकी देखभाल करता, परंतु मेरे लिए ये यात्रा मुख्य रूप से लामा मिंग्या डोंडिप, जो जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ थे, से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की रही। वर्तमान क्षण में जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा, मेरे दिमाग में एकमात्र विचार पतंगों का आया। आदमी को उठाने वाली पतंगे। लामा सेरी के भवन में मेरे पीछे की तरफ फर की लकड़ी के कुछ लट्ठे जमा कर रखे हुए थे, जो काफी दूर के देश से लाए गए थे, क्योंकि यहाँ तिब्बत में इस तरह का कोई पेड़ नहीं होता है और फर, जो पतंग बनाने के लिए आदर्श समझा जाता था, क्योंकि ये बिना चटके और टूटे हुए गहरे झटकों को झेल सकता था तथा हल्का व मजबूत होता था, शायद असम से लाया गया था। पतंग उड़ाना खत्म होने के बाद लकड़ियों को
फिर से जांचा जाता था और भंडार में अगली बार काम आने के लिए तैयार करके रखा जाता था। यहाँ का अनुशासन बहुत अधिक ढीला नहीं था। यहाँ भी हमें अर्धरात्रि की प्रार्थना करनी पड़ती थी और दूसरे नियमित समय अंतरालों पर। यदि किसी ने इस बारे में सोचा तो ये सबसे विद्वतापूर्ण तरीका था, क्योंकि यदि हमको यहाँ आराम करने दिया गया होता तो हमारे लिए इस लंबे समय को गुजारना बहुत कठिन हो जाता। हमारे अध्ययन का पूरा समय जड़ी बूटी इकट्ठा करने और पतंग उड़ाने में जाता था। मंदिर की तुरहियों की आवाज ने एक और दिन समाप्त होने की घोषणा की।